हेलो एवरीवन और आज आपका स्वागत है आपके अपने पैथोलॉजी चैनल में जिसका नाम है रिवाइज मास्टर। और आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है अनीमिया। आज हम लोग जानेंगे कि हमारी बॉडी में आकर रेड ब्लड सेल्स की अहमियत कितनी ज़्यादा है और अगर ये सही से काम करना बंद कर दें तो इससे हमें किस तरीके की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। फिर हम अनीमिया पढ़ेंगे, अनीमिया के टाइप्स, अनीमिया को क्लासिफिकेशंस, मेगलोब्लास्टिक अनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया। हम इन सारे अनीमियाज़ के बारे में जानने वाले हैं। हम इनकी ट्रीटमेंट देखेंगे, इनके सिम्टम्स देखेंगे, नॉर्मल वैल्यूज़ देखेंगे बॉडी में। फिर हम मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, हम इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है अनीमिया का मेन इंट्रोडक्शन। अनीमिया इज़ अ मेजर किलर इन इंडिया। अनीमिया की वजह से इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मौतें हो रही हैं। स्टैटिक्स रिवील दैट एवरी सेकेंड इंडियन विमेन इज़ अनेमिक। यानी कि स्टैटिक्स यानी कि एक रिपोर्ट होती है, एक तरीके से वो क्या दिखा रही है कि जो हर एक दूसरी महिला है हमारे देश में वो एक तरीके से अनेमिक होती जा रही है। 1 in every 5 maternal death is directly due to anemia. Anemia affects both adults and children of both sexes. यानी कि अनीमिया दोनों बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को हो सकता है, लेकिन मेनली अनीमिया खतरा एडोलेसेंट गर्ल्स को है और प्रेग्नेंट वुमेन को सबसे ज़्यादा खतरा होता है। फिर अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ अनीमिया। अनीमिया is a decrease in RBC count, hemoglobin and hematocrit values resulting in lower ability of for the blood to carry oxygen to body tissues. जब हमारी बॉडी में आरबीसीज की वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाती है या फिर हीमोग्लोबिन की ही वैल्यू घट जाती है तब हमारी बॉडी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और इस वजह से क्या होता है हमारे अंदर सांस लेने में, हमें ब्रीदिंग करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है और इस कंडीशन को कहते हैं अनीमिया। अब हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अनीमिया, मतलब अनीमिया के स्टेप्स, अनीमिया के स्टेप्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, आरबीसीज की वैल्यू और हीमोग्लोबिन की वैल्यू कम हो जाएगी। फिर क्या होगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। फिर तीसरा स्टेप क्या होगा, हमें हाइपोक्सिया होने लगेगा, यानी कि रेस्टलेसनेस होने लगेगी, ब्रीदिंग में कमज़ोरी आ जाएगी, स्लीप नहीं कर पा रहे होंगे, दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी। फिर क्या होगा, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अनीमिया में दिखने लगेंगे और हम लोग अनेमिक हो जाएंगे। फिर अब हम देखेंगे नॉर्मल एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, एरिथ्रोप्रोसेस एक प्रोसेस है जिससे आरबीसीज बनते हैं। मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। और अब हम देखने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन क्या है, एरिथ्रोपोएटिन एक हार्मोन है जो कि किडनी में पाया जाता है और ये क्या करता है, ये जाके हमारी रेड बोन मैरो को बताता है कि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल है वो घट गया है, तो अब आप और ज़्यादा आरबीसीज को बनाना शुरू करो जिससे कि वो ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर सके। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है ऑक्सीजन की वैल्यू कम हो जाना। फिर क्या होगा, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन इन द बॉडी, तो हमारी सबसे पहले किडनी के पास मैसेज जाएगा। फिर किडनी क्या करेगी, एरिथ्रोपोएटिन को बोलेगी, यानी कि एरिथ्रोपोएटिन जो हार्मोन जो किडनी में है उसको पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है। ये कैसे होगा, तो ये ऐसे होगा कि हमारी बॉडी में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने लगे तो एरिथ्रोपोएटिन समझ जाएगा कि अब ऑक्सीजन की मात्रा हमारी बॉडी में कम हो गई है, तो वो जाके रेड बोन मैरो को मैसेज करेगा। रेड बोन मैरो आरबीसी को और ज़्यादा बनाने लग जाएगी और फिर से नॉर्मल वैल्यू आरबीसी की सही हो जाएगी और फिर से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये प्रोसेस हमारी बॉडी में नॉर्मली हमेशा होता रहता है, लेकिन जब ये प्रोसेस में ही होने लग जाए दिक्कत, मतलब एक तरीके से इसी प्रोसेस में प्रॉब्लम हो जाए, तब हमारी बॉडी में अनीमिया जैसी कंडीशन पैदा होने लग जाती हैं। अब अनीमिया, ये हमारी बॉडी में कुछ नॉर्मल वैल्यूज़ हैं ब्लड की होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यूज़, जैसे कि मेन में 13 ग्राम पर डेसीलीटर, विमेन में 12 ग्राम पर डेसीलीटर, प्रेग्नेंट वुमेन में मोर देन 11 ग्राम पर डेसीलीटर, इन्फेंट्स फ्रॉम 2 to 6 months 9.5 ग्राम पर डेसीलीटर, चिल्ड्रेन फ्रॉम 6 months to 24 months 10.5 ग्राम पर डेसीलीटर, 2 years to 11 years के बच्चों में 11.5 ग्राम पर डेसीलीटर, चिल्ड्रेन फ्रॉम 12 years 12 ग्राम पर डेसीलीटर।
अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया। अनीमिया को दो बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉज, कि आखिर अनीमिया हो ही क्यों रहा है, कॉज क्या है। और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, यानी कि जब आरबीसी की शेप में कोई चेंज आ जाए तब अनीमिया जब हो जाता है किसी को, तो हम उसको ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी के में रखते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ कॉज में तीन तरीके के अनीमिया होते हैं, यानी तीन तरीके के कारण हो सकते हैं। ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा हो, आरबीसी ही कम बन रहे हो, और तीसरा कारण है आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा हो। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी में नॉर्मोसिटिक, माइक्रोसिटिक एंड मैक्रोसिटिक अनीमिया होते हैं। नॉर्मोसिटिक अनीमिया में क्या होता है कि आरबीसी का जो शेप है वो तो नॉर्मल रहेगा, साइज भी बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, लेकिन हीमोग्लोबिन ही कम हो जाएगा। माइक्रोसिटिक में आरबीसीज कम बनते हैं, और मैक्रोसिटिक में क्या होता है, जो आरबीसीज हैं उनका साइज नॉर्मल से लार्ज हो जाता है, और लेकिन उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, क्योंकि उनका साइज तो बढ़ गया लेकिन हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो कम हो जाता है। ये मैक्रोसिटिक में होता है। अभी तक हमने देखा कि अनीमिया को हम किन के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन अब हम देखेंगे कि कितने तरीके के टोटल अनीमिया होते हैं। तो अनीमिया अगर नॉर्मली देखा जाए तो अनीमिया 6 to 7 टाइप्स के आपको देखने को मिलेंगे क्लिनिकल पिक्चर्स के बेसिस पे। सबसे पहले आता है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, मेगलोब्लास्टिक अनीमिया, पर्नीशियस अनीमिया, हेमरेजिक अनीमिया, हीमोलिटिक अनीमिया। हीमोलिटिक अनीमिया दो तरीके के होते हैं, थैलीसीमिया अनीमिया एंड सिकल सेल अनीमिया। और फिर आता है एप्लास्टिक अनीमिया। फिर आगे टाइप्स ऑफ अनीमिया में सबसे पहले आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया का कॉज क्या होता है। तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया का कॉज होता है एक्सेसिव लॉस ऑफ आयरन। जब हमारी बॉडी में आयरन का लॉस ज़्यादा होने लग जाए तब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। इससे सबसे ज़्यादा रिस्क किसको होता है, तो वेमेन आर एट रिस्क, बिकॉज जब वो लोग प्रेग्नेंट होती हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी उन्हें ज़रूरत होती है, और फीटस को ग्रो करने के लिए भी ज़रूरत होती है। जब आयरन की वैल्यू उनकी बॉडी में कम हो जाती है तो उन्हें अनीमिया होने का खतरा ज़्यादा होता है। फिर आता है मेगलोब्लास्टिक अनीमिया। जब हमारी बॉडी विटामिन B12 और फोलिक एसिड कम ले रही हो तब मेगलोब्लास्टिक अनीमिया होने का खतरा बढ़ जाता है। और रेड बोन मैरो ही एबनॉर्मल आरबीसी जब बनाने लग जाए तब भी मेगलोब्लास्टिक अनीमिया हो जाता है। एग्जाम्पल कैंसर ड्रग्स। पर्नीशियस अनीमिया, इनएबिलिटी ऑफ स्टमक टू एब्जॉर्ब विटामिन B12 इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि विटामिन B12 हमारी बॉडी में जा तो रहा है प्रॉपर, लेकिन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। जब वो एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो विटामिन B12 एक तरीके से हमारे ब्लड में नहीं मिल पाएगा, और उससे क्या होगी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसकी घट जाएगी और हमें पर्नीशियस अनीमिया होने का खतरा बढ़ जाएगा। फिर हेमरेजिक अनीमिया। हेमरेजिक अनीमिया का मतलब हमें कोई चोट लग गई या फिर कहीं पे ब्लीडिंग हो गई तो हमारा ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, तो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली ही आरबीसी की वैल्यूज घट जाती हैं। फिर क्या होता है, आरबीसी, फिर थैलीसीमिया आ जाता है। थैलीसीमिया में क्या होता है, लेस सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन फाउंड इन द पॉपुलेशन ऑफ मेडिटेरियन सी। अब थैलीसीमिया में क्या हो रहा है, एक तरीके से कि जो हीमोग्लोबिन है वही कम बन रहा है, मतलब आरबीसी मेन है वहाँ पे, लेकिन हीमोग्लोबिन उसके अंदर कम है, तो हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट जाएगी और इससे हमें एनीमिया हो जाएगा। फिर सिकल सेल एनीमिया हेरिडाइटरी ब्लड डिसऑर्डर होता है, ये कैरेक्टराइज्ड बाय रेड ब्लड cells that assume an abnormal rigid sickle shape। यहाँ पे क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं। फिर आता है ए प्लास्टिक अनीमिया। ए प्लास्टिक अनीमिया में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड बोन मैरो, मतलब रेड बोन मैरो में ही रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो बन बहुत कम रहे हैं, या फिर एक तरीके से रेड बोन मैरो ही बना ही नहीं रही है रेड ब्लड सेल्स को। कॉज्ड बाय, यानी कि डिस्ट्रक्शन होता क्यों है रेड बोन मैरो का, तो कोई टॉक्सिन आ गया, कोई पैरासाइट आ गया, फिर गामा रेडिएशंस की वजह से भी ये प्लास्टिक अनीमिया हो जाता है। फिर आता है टाइप्स ऑफ अनीमिया में दूसरा जो हमने क्लासिफिकेशन किया था पहले ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। तो सबसे पहले आता है नॉर्मोसिटिक अनीमिया। नॉर्मोसिटिक अनीमिया में क्या होता है, आरबीसीज की जो साइज है वो बिल्कुल नॉर्मल रहती है, लेकिन उनकी जो मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन है वही घट जाती है।
यानी कि जो हीमोग्लोबिन है वही घट जा रहा है। तो हीमोग्लोबिन ही कम हो गया है, तो अब ऑक्सीजन ही वो लोग कम कैरी कर पाएंगे और इस वजह से अनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हीमोलिटिक अनीमिया दोज कैरेक्टराइज बाय एक्सेलरेटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। हीमोलिटिक अनीमिया क्यों हो जाएगा आपको? क्योंकि जो आरबीसीज है उनका डिस्ट्रक्शन ही बहुत ज़्यादा होने लग गया, तो आपको हीमोलिटिक अनीमिया हो जाएगा। फिर एक्यूट मतलब अनीमिया ऑफ एक्यूट हेमोरेजिक, ये सारे के सारे किसके अंडर में आते हैं? नॉर्मोसिटिक अनीमिया के अंदर में आ जाते हैं। फिर आता है माइक्रोसिटिक अनीमिया। माइक्रोसिटिक अनीमिया में क्या हो रहा है? आरबीसीज की जो वैल्यू है, यानी कि जो नॉर्मल आरबीसीज जितने होने चाहिए वही बहुत ही ज़्यादा कम बन रहे हैं। अब आरबीसीज ही नहीं होंगे तो डेफिनेट सी बात है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हमारी बॉडी की घट जाएगी। और माइक्रोसिटिक अनीमिया के एग्जांपल कौन कौन हो सकता है? तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, थैलीसीमिया, अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक का मतलब होता है एक ऐसा डिजीज जो कि बार बार रिअकर हो रहा हो, यानी कि बार बार हमें आ जाता हो, सही हो फिर से हो जाए, सही हो फिर से हो जाए, और या फिर जो कि बहुत ही लंबे समय से आपकी बॉडी में एक डिजीज हो, तब आपको अनीमिया होने के चांसेस हो जाते हैं। फिर जो तीसरा हमने देखा था वो कौन सा था? मैक्रोसिटिक अनीमिया। मैक्रोसिटिक अनीमिया में क्या हो रहा है? आरबीसी का जो साइज है वो नॉर्मल से ज़्यादा लार्ज हो जा रहा है, यानी कि आरबीसी मैक्सिमम इतने से होने चाहिए जितना, लेकिन उसका जो साइज़ है वो क्या हो जा रहा है? इंक्रीज़ हो जा रहा है। तो इससे क्या हो जा रहा है कि आरबीसी अब लार्ज हो गए हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन की वैल्यू क्या हो जा रही है? डिक्रीज़ हो जा रही है। तो इससे भी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट जा रही है। और ये इसके एग्जांपल कौन कौन है? विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी, फोलेट डेफिशिएंसी, यानी कि मेगालोब्लास्टिक अनीमिया इसका एग्जांपल है। फिर रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर मतलब किस किस को ज़्यादा ये अनीमिया होने के चांसेस हैं? तो सबसे पहले पुअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास, जो गरीब लोग हैं उनको अच्छे से खाना नहीं मिल रहा है सही सही से, तो उन लोगों को अनीमिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर मल्टी पैरिटी, फिर टीनेजर प्रेगनेंसी, फिर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, इन लोगों को अनीमिया होने का खतरा ज़्यादा होता है। कॉजेज़ अनीमिया के 3 से 4 ज़्यादा कॉजेज़ होते हैं, मेन कॉजेज़ होते हैं। सबसे पहला होता है इंक्रीज रिक्वायरमेंट। प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन के टाइम पे जो आरबीसीज की वैल्यू होती है, मतलब इंपॉर्टेंस होती है ऑक्सीजन की, वो ज़्यादा होती है, और इस वजह से कभी कभार हमें अनीमिया हो जाता है, क्योंकि आरबीसीज हमें जितना चाहिए उतने ज़्यादा आरबीसीज वहाँ पे उस टाइम पे बॉडी में अगर बन नहीं रहे होते हैं तो फिर अनीमिया का होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर क्या होता है? इंक्रीज लॉस। यहाँ पे क्या हो रहा है? कहीं पे आपको बहुत ज़्यादा जल्दी चोट लग गई, ब्लीडिंग हो गई, हेमरेज हो गया, तो क्या होगा? हमारी बॉडी में आरबीसी की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई, यानी कि आरबीसी ही कम हो गए, तो अब क्या होगा? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट जाएगी। फिर तीसरा कॉज क्या हो सकता है? डिक्रीज इनटेक। हम लोग आयरन अपने फूड में बहुत कम खा रहे हैं, तो इससे भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। चौथा है डिक्रीज एब्जॉर्प्शन। विटामिन बी 12 की एब्जॉर्प्शन बॉडी में कम हो जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक से एब्जॉर्ब ना करे, ये भी कॉज हो सकता है एनीमिया का। फिर साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? तो साइंस एंड सिम्टम्स में सबसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं ईजी फेटीग, लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब थक जा रहा है जल्दी से, रैपिड हार्ट बीट, दिल बहुत तेज़ धड़क रहा हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ रही हो एकदम बहुत एकदम कस के। फिर डिफ़िकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग, कॉन्सेंट्रेट आप सही से नहीं कर पा रहे हो, डिजीनेस आ रही हो, चक्कर आ रहे हो बार बार, वॉमिटिंग जैसा फील हो, पेल स्किन हो जाए, लेग क्रैम्प करने लगे, इंसोम्निया हो जाए। इंसोम्निया का मतलब होता है स्लीपलेसनेस, यानी कि इनएबिलिटी टू स्लीप, आप सही से सो नहीं पा रहे, आपको नींद नहीं आती है। अब अनीमिया कॉज बाय आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के सिम्टम्स क्या क्या हैं मैक्सिमम? तो जब आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा तो सिम्टम्स में आपको अजीब सी हंगर होने लगेगी। अजीब सी हंगर मतलब जैसे कि आपको बर्फ़ खाने का मन करेगा, पेपर खाने का मन करेगा। फिर आपके जो नेल्स होंगे वो उनका वो कर्वेचर, वो कर्व शेप में आ जाएंगे, उनका जो नेल्स होंगे पॉइंटेड नहीं होंगे, आप बहुत ज़्यादा ही कर्व होने लगेंगे और अंदर से दब जाएंगे। फिर क्या होगा? इस कंडीशन को बोलते हैं कोइलोनीशियास। फिर होता है अनीमिया कॉज बाय विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं कि विटामिन बी 12 आपकी बॉडी में कम हो जाए तो आपको एक टिंगलिंग पिंस नीडल्स सेंसेशन आपके हैंड्स और फीट में दिखने लगी, मतलब वो चुभन सी होने लगेगी अपने हाथ में अचानक से ही। लॉस सेंस ऑफ टच,
आप किसी चीज़ को छुएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा महसूस नहीं होगा, बहुत कम कम महसूस होगा कि आपने कुछ पकड़ रखा है, आपने कुछ छू रखा है। फिर क्लमजीनेस और स्टिफनेस, आपके आर्म्स और लेग बहुत ज़्यादा एकदम बहुत ही ज़्यादा कसे कसे से हो जाएंगे। फिर हेलुसिनेशंस दिखने लगेगा आपको। फिर साइंस ऑफ अनीमिया, साइंस ऑफ अनीमिया में ब्रिटल नेल्स, फिर स्पून शेप नेल्स, ऑट्रोपी ऑफ पेपिले ऑफ द टंग, एंगुलर स्टोमेटिटिस, ब्रिटल हेयर, डिस्फेजिया एंड ग्लॉसिटिस, पल्मर विंसन या फिर कैली पैटर्सन आपकी मतलब स्किन पे दिखने लग जाते हैं एक तरीके से। ये देखिए यहाँ पे आपको नेल्स दिख पा रहे होंगे, ये कैसे स्पून शेप के हो गए हैं। आँख में देखेंगे तो आपको एक अलग यहाँ पे रेडनेस मतलब एक तरीके से कम हो जाती है, पेलनेस स्किन पे आपको पेलनेस दिख रही होगी। फिर आगे सिम्टम्स ऑफ अनीमिया में आइज़ में कैसा होता है, येलोइंग दिखेगी। सेंट्रल यानी कि दिमाग में आपको फेटीग डिजनेस महसूस होने लग जाता है। ब्लड वेसल्स में लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा एनीमिया के कारण। फिर हार्ट में रैपिड हार्ट रेट हो जाएगी, चेस्ट पेन होने लगेगा, हार्ट अटैक हो जाएंगे, स्प्लीन एनलार्ज हो जाती है, स्किन में पेलनेस, कोल्डनेस या फिर येलोइंग दिखेगी, रेस्पिरेटरी में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, मस्कुलर यानी कि आपकी पूरी बॉडी में मस्कुलैरिटी में वीकनेस आ जाएगी। फिर इन्वेस्टिगेशन यानी कि पता कैसे लगाएं कि आपको अनीमिया है। तो अनीमिया पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव अगर पैरामीटर देखें, यानी कि अगर हमें पता लगाना हो क्वांटिटेटिवली कि आपको अनीमिया है या नहीं, तो हम वहाँ पे पैक्ड सेल वॉल्यूम निकालते हैं। पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है, द हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन इन द बॉडी, कि आपकी हीमोग्लोबिन कितना है आपकी बॉडी में। फिर और अगर हमें क्वालिटेटिव पैरामीटर देखना हो तब हम मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम निकालते हैं, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन निकालते हैं, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं। चलिए देखते हैं मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम क्या होता है। तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हीमेटोक्रिट, पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक्ड सेल वॉल्यूम का मतलब होता है इट इज़ द प्रपोर्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड सैंपल दैट इज ऑक्यूपाइड बाय आरबीसी। हमने कोई ब्लड सैंपल लिया, उसमें कितने आरबीसीज हैं, इससे हमें पैक्ड सेल वॉल्यूम पता चल जाता है। मेन में नॉर्मल 42 से 52% होना चाहिए, वीमेन में 36 से 48%। सेल वॉल्यूम हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लड। वीमेन में कितना होना चाहिए, 12 to 16 ग्राम्स पर डेसीलीटर, 14 to 17 ग्राम्स पर डेसीलीटर मेन में। रेड सेल काउंट, टोटल नंबर ऑफ रेड सेल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लड, जैसे कि आपने पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लड में कितने आरबीसीज हैं, ये क्या होता है, रेड सेल काउंट। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम क्या होता है, तो इट इज़ द एवरेज वॉल्यूम ऑफ आरबीसी, यानी कि आपने जो ब्लड सैंपल लिया है उस या फिर अपनी पूरी बॉडी में आपका जो एवरेज वॉल्यूम ऑफ आरबीसी आ रहा है वो आपका मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम हो जाएगा। फिर मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कितना होता है, इट इज़ द एवरेज हीमोग्लोबिन कंटेंट पर आरबीसी, नॉर्मल वैल्यू इज 27 to 37 पर लीटर। मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, इट इज़ द एवरेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन अ गिवन रेड सेल वॉल्यूम, जैसे कि आपने किसी के ब्लड का सैंपल लिया और उसमें एवरेज कितना हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन है, इससे आपको MCHC पता चल जाता है। फिर मैनेजमेंट यानी कि हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो केयर ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले हमें कॉज अगर अच्छे से पता चल जाएगा, यानी कि मतलब अगर आप में अनीमिया आपको पता चल गया है, जैसे कि आपकी बॉडी में पता चल गया है कि आपको अनीमिया है, तब भी हम क्या करते हैं, हम और डीप में उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं ताकि हम ये देख सकें कि कहीं वो धीरे धीरे आपकी बॉडी में कैंसर तो कॉज नहीं कर रहा है। फिर दूसरा एम ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है, तो हम लोग एक पेशेंट की बॉडी में अनीमिया किस किस वजह से कॉज होता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाने की वजह से, आयरन कम हो जाने की वजह से, रेड ब्लड सेल कम हो जाने की वजह से। तो हमारा एम ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा, हम मेनली क्या करना चाहेंगे, हम लोग यही तो करेंगे कि हम हीमोग्लोबिन वॉल्यूम जो है उसको वापस से रिस्टोर कर दें, आरबीसी काउंट को वापस से ठीक करने की कोशिश करें, और आयरन जो डेफिशिएंस हो रहा है उसको वापस से रिप्लेनिश करें, अच्छा अच्छा खाना खिलाएं। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, अगर हम प्रॉपर डाइट लें तो हमें अनीमिया से हम बच सकते हैं। फिर नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं,
तो अगर आपको बढ़ाना है अपने खाने के बाद में, अगर आफ्टर मील के बाद में अगर आप टी एंड कॉफ़ी पीते हैं तो इससे आयरन की एब्जॉर्प्शन होने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। विटामिन सी इज़ ऑल्सो अ powerful enhance of iron absorption for non-meat foods when consumed with meal. The size of the vitamin C effect on iron absorption increases with the quantity of vitamin C in the meal. मतलब आपकी बॉडी में आप कितना विटामिन सी ले रहे हैं, इससे आपकी आयरन आप कितना ज़्यादा अब्जॉर्ब कर रहे हैं ये भी अफेक्ट होता है। मतलब विटामिन सी ज़्यादा लेने से आयरन की अब्जॉर्प्शन बढ़ती है। The germination and fermentation of cereals and legumes improve the bioavailability of iron, reducing the content of phytate, a substance in food that inhibits iron absorption. अगर हम अच्छे से सीरियल्स को बहुत ही अच्छे से मतलब जर्मिनेट करें तो उससे क्या होगा, वो फाइएट का जो कंटेंट होता है उसको रिड्यूस कर देंगे। फाइएट क्या करता है हमारी बॉडी में, वो आयरन को एब्जॉर्ब करने में मदद नहीं करता है। फाइएट आयरन की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को घटाता है। तो अगर हम सीरियल्स और जो पल्सेस होती हैं उनको अच्छे से ग्रो करें तो उससे फाइएट की कैपेसिटी उस खाने में कम होगी और इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में आयरन ज़्यादा एब्जॉर्ब हो पाएगा। फिर अब आ जाते हैं रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस। मैन एडल्ट 8 मिलीग्राम, विमेन एडल्ट 8 मिलीग्राम, प्रेग्नेंट 27 मिलीग्राम, लैक्टेटिंग 9 मिलीग्राम टू 10 मिलीग्राम, एडोलेसेंस 9 to 18 गर्ल्स बॉयज़। फिर उसके बाद में न्यू पेशेंट वर्कअप टू डिटरमाइन अनीमिया एटियोलॉजी। सबसे पहले आपको क्या पता लगाना है, अगर आपको अनीमिया का टेस्ट करना है तो नया पेशेंट आता है तो सबसे पहले उसका कॉज पता लगाइए। फिर डीवॉर्मिंग, फर्दर इवोल्यूशन ऑफ एटियोलॉजी, फिर से अच्छे से पता लगाइए कि उसको मतलब कॉज असल में क्या है, कितना अंदर तक उसको अनीमिया हो चुका है। ट्रीट विद आयरन, ओरल आयरन मीटिंग गोल्स फॉर एफिशिएंसी एंड कंपाइलेंस। अगर आयरन से मतलब आयरन की सप्लाई देने से अगर अनीमिया ठीक हो जा रहा है तो ठीक है, वरना फिर टेस्ट फॉर अनीमियाज ऑफन इंक्लूड सीबीसी, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, रेटिकुलोसाइट काउंट, सीरम फेरेटिन, टीबीसी एंड टी सेट। हम इतने सारे टेस्ट से हम अनीमिया पता लगा सकते हैं। अब हम इसकी ट्रीटमेंट देखेंगे अनीमिया की। तो एंटी हेलमिंटिक थेरेपी दी जाती है। 400 मिलीग्राम ऑफ सिंगल डोज ऑफ एल्बेंडाजोल इज गिवन टू एलिमिनेट हुक वॉर्म्स। सबसे पहले हम लोग हुक वॉर्म्स को एलिमिनेट करते हैं। आयरन एंड फॉलिक एसिड थेरेपी देने से पहले हम लोग एल्बेंडाजोल देते हैं, जिससे कि जो हुक वॉर्म्स होते हैं जिनकी वजह से अनीमिया मेनली हो रहा है, पैरासाइट्स को हम लोग मतलब किल कर देते हैं। लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम लोग उन्हें नहीं देते, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये दे देते हैं। अब चलिए हम इनकी ट्रीटमेंट में कौन किसको कैसे कितने कितने डोजेस दिए जाते हैं वो देखेंगे। तो ट्रीटमेंट फॉर 6 to 24 मंथ्स डोजेस कितने दिए जाएंगे, 12.5 मिलीग्राम आयरन प्लस 50 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड डेली। नॉर्मल लो बर्थ वेट लेस देन या 2500 ग्राम, और ड्यूरेशन कितना होता है 6 मंथ से, यानी कि 6 to 24 मंथ्स ऑफ एज, और या फिर 2 to 24 मंथ्स ऑफ एज के बच्चों को ये दिया जा सकता है, ये ट्रीटमेंट है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड एंड मॉडरेट, मतलब अगर किसी को ज़्यादा अनीमिया नहीं है, बीच का है, ना ही बहुत ज़्यादा ना ही बहुत ज़्यादा कम, तो चिल्ड्रन 2 to 5 ईयर्स के लिए डोजेज 20 to 30 मिलीग्राम आयरन, 30 to 60 मिलीग्राम आयरन चिल्ड्रन 6 to 11 ईयर्स, एंड एडोलेसेंट्स के लिए 660 मिलीग्राम आयरन। Anemia will correct within 2 to 4 months if appropriate iron doses are administered and underlying cause of iron deficiency is corrected। 2 से 4 महीने में एनीमिया ठीक हो जाएगा अगर हम प्रॉपर उन्हें आयरन की ट्रीटमेंट देते रहें, और मतलब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की भी ट्रीटमेंट देते रहें, और आयरन के जो डोजेज हैं वो प्रॉपर दें। कंटिन्यू आयरन थेरेपी इन एडिशन 4 to 6 months एडल्ट आफ्टर द हीमोग्लोबिन नॉर्मलाइजेज टू रिप्लेनिश द आयरन स्टोर्स। जब हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो जाता है तो आयरन जो हमें रिप्लेनिश करना होता है उसके लिए हम ये थेरेपी और आगे बढ़ा देते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ सीवर एनीमिया, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा एनीमिया हो गया है तो लेस देन 2 ईयर्स के लिए 25 मिलीग्राम आयरन दीजिए और फॉलिक एसिड दीजिए 100 से 400 माइक्रोग्राम 3 मंथ्स के लिए।
2 से 12 ईयर्स के बच्चों को 60 मिलीग्राम आयरन दीजिए, 400 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड दीजिए 3 मंथ्स के लिए डेली. Adolescents and adults including pregnant women 120 milligram iron plus 400 microgram 3 months folic acid daily. 3 महीने के बाद थेरेप्यूटिक सप्लीमेंटेशन प्रेग्नेंट वुमेन एंड इन्फेंट्स शुड कंटिन्यू प्रिवेंटिव सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम. मतलब हम 3 महीने के बाद इस प्रोग्राम को जैसे सप्लीमेंट हम दे रहे हैं उसको हम ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हमें जो इन लोगों को वापस से जैसे कि एनीमिया वापस से रिटर्न ना हो जाए उसके लिए हम प्रिवेंटिव प्रोग्राम प्रेग्नेंट वुमेन के लिए चलाते रहते हैं. फिर ट्रीटमेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेवलेंस ऑफ अनीमिया एंड डोज ड्यूरेशन प्रेगनेंसी. More than 40% in population 60 milligram plus iron 400 microgram folic acid daily 6 months in pregnancy and continuing to 3 months postpartum. मतलब जब सही हो जाए उसके बाद भी 3 महीने के लिए हम थेरेपी लेकिन डोजेज कम कर देते हैं और थेरेपी चलाते रहते हैं. आयरन एब्जॉर्प्शन से क्या होगा? आयरन एब्जॉर्प्शन मे बी डिक्रीज बाय एंटासिड्स और सप्लीमेंट्स कंटेनिंग एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स. अगर हम इन्हें एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, जिंक, प्रोटीन की इनिबिटर्स एंटासिड्स दे रहे हैं तो इससे आयरन एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में कम हो सकता है. ओरल आयरन प्रिपरेशंस मे कॉज नोजिया, वॉमिटिंग, डिस्पेजिया, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया और डार्क टूल्स. स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज दीज इफेक्ट्स इंक्लूड स्टार्ट एट अ लोअर डोज. पहले हम क्या करें, अगर हमें बहुत ज़्यादा ये जो इफेक्ट्स हैं दिख रहे हैं यानी कि आयरन की एब्जॉर्प्शन कम होने लगी है या फिर हमें हमारी स्टूल डार्क हो गई है, डायरिया होने लगा है, कॉन्स्टिपेशन होने लगा है, तो हम क्या करते हैं इन कॉजेज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं लोअर डोज देते हैं 4 to 5 डेज़ का. गिविंग डिवाइडेड डोजेज टू द लोएस्ट इफेक्टिव डोज और टेकिंग सप्लीमेंट्स विद मील्स. अच्छे खाने के साथ में हम दवाइयाँ खाते हैं. इससे क्या होता है, ऑल्दो सस्टेन रिलीज आयरन प्रिपरेशन टेंड्स टुवर्ड्स लेस गैस्ट्रोइंटेस्टिनल साइड इफेक्ट्स, they may not be effective as standard film coated products due to reduced or poor iron absorption. ये शुरुआत में भले ही मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना करे आयरन को, मतलब आपकी बॉडी में प्रॉब्लम हो रही हो, बट धीरे धीरे ऐसा ही हो जाएगा. पर पूरे तरीके से फिर भी वहाँ पे आपको आयरन एब्जॉर्प्शन में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी शुरुआत में. फिर इससे अब हमें इस थेरेपी से फ़ायदा क्या होता है? बेनिफिट्स ऑफ थेरेपी. चिल्ड्रेन में improved behavior and cognitive development. Adolescent में improved cognitive development. In girls, better iron store for later pregnancies. Pregnant women and their infants में decrease low birth weight. When severe anemia is common, decrease maternal mortality and obstetrical complications. All individuals में क्या improve हो जाता है? Improve fitness and work capacity. Thank you so much.